हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की क्लास में हम जो पोषक तत्व है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। अगर उनकी कमी हो जाती है शरीर में तो कौन कौन सी बीमारियां उनसे हो सकती है, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने मानव प्रजनन तंत्र कंप्लीट कर लिया था और उसी के साथ जितने भी मानव तंत्र है वो हमारे पूरे हो गए थे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने पढ़ा था, पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था कि अलग अलग पोषक पदार्थों का अलग अलग तरह से पाचन प्रक्रिया होती है, अलग अलग एंजाइमों की सहायता से। तो कौन कौन से पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए और हमें निरोगी रहने के लिए जरूरी होते हैं, तो वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई पोषक तत्व होते क्या है। जो पोषक तत्व है वो होते क्या है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो पोषक तत्व क्या है? वो खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर ये हमें ना मिले, इनकी कमी हो जाए शरीर में, तो कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी हमें हो जाती है। तो पोषक पदार्थ, पोषक तत्व क्या बताएंगे कि वो खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में रोग हो सकते हैं। अगर इनकी कमी होती है तो हमारे शरीर में अलग अलग रोग हो सकते हैं। तो पोषक पदार्थ को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वो पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अगर इनकी शरीर में कमी हो जाती है तो हमें कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। फिर उसके बाद जो पोषक तत्व है इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। पोषक तत्व है इनको अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर दिया। किस हिसाब से कि कौन से पोषक तत्व की ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें, कौन से पोषक तत्व की कम जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से इसको अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर दिया। दो भागों में बांट दिया, भौवल पोषक तत्व और अल्प पोषक तत्व। भौवल पोषक तत्वों को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट। कई बार ये एज इट इज लिखा जाता है, मैक्रो पोषक पदार्थ ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भौवल पोषक पदार्थ को हम मैक्रो बोलते हैं और वो पोषक पदार्थ जिनकी हमें ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है, वो पोषक पदार्थ जिनकी हमें ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलेंगे? भौवल पोषक पदार्थ उसको हम बोलेंगे। ज्यादा मात्रा में जिसकी जरूरत है, ज्यादा मात्रा में जिस चीज की जरूरत पड़ रही है, वो पोषक पदार्थ कौन से होंगे? भौवल पोषक पदार्थ है। कौन कौन से हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनकी हमें अपनी रेगुलर जो डाइट होती है, हमारा डेली का जो भोजन होता है, उसमें जरूरत पड़ती, ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए। कोई भी काम करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगी? कार्बोहाइड्रेट से। हमें हमारे शरीर का विकास होना है, वृद्धि होनी है, मांसपेशियां बननी है, उन सब चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और वसा है वो क्या करता है? वसा, एक तो हम उपवास वगैरह रखते हैं, उसके अंदर हमारे शरीर के जो ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को, वो किससे मिलती है? वसा से मिलती है। इसके अलावा वसा अपने शरीर से जो ऊर्जा उसको बाहर नहीं निकलने देता, कुचालक होता है ऊर्जा का, तो शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करके ये रखता है। तो भौवल पोषक पदार्थ में क्या बताओगे? वो पोषक पदार्थ जिनकी शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? भौवल पोषक पदार्थ बोलेंगे। क्या क्या आ जाएंगे इसमें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये कैसे है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है, भौवल पोषक पदार्थ होंगे ये। फिर उसके बाद जो दूसरी श्रेणी है वो क्या है? अल्प पोषक पदार्थ। जो अल्प पोषक पदार्थ होते हैं वो पोषक पदार्थ जिनकी जरूरत तो है शरीर को, जिनकी जरूरत तो है शरीर को, लेकिन अगर वो कम मात्रा में भी मिल रहे हैं तो भी शरीर है
वो हमारा सही रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। अगर उनकी बिल्कुल ही कमी आ जाती है कि हम उनको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करके चल रहे, बिल्कुल भी उनकी मात्रा नहीं ले रहे, तो उनसे हमें अलग अलग रोग हो सकते हैं। अल्प पोषक पदार्थ में कौन से तत्व आएंगे? विटामिन और खनिज लवण होते हैं, वो किसमें काउंट होते हैं? अल्प पोषक पदार्थ में। दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है, भौवल पोषक पदार्थ और अल्प पोषक पदार्थ। भौवल पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड प्रोटीन, और जो अल्प पोषक पदार्थ है उसमें क्या आएगा? विटामिन और खनिज है, ये किस में आएंगे? अल्प पोषक पदार्थ में काउंट ये होंगे। अब इनकी एक एक की डिटेल पढ़नी है कि कार्बोहाइड्रेट है, क्या बनता है, कैसे बनता है, कितनी मात्रा हमें चाहिए, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो सारी चीजें अब वन बाय वन इन सब की एक एक डिटेल है वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, कैसे बनता है, कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट, इसका नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? कार्बो वर्ड ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। और हाइड्रेट वर्ड ये किसको? जो हमारा वाटर होता है, जल होता है, उसको H2O से किसको लिखते हैं? जल। जल का जो रासायनिक सूत्र होता है, पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रेट, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जल के अणु होते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है। अब देखो इनके अंदर अलग अलग अणु हम निकाले तो एक कार्बन का हो गया, दो हाइड्रोजन के हो गए और एक ऑक्सीजन का हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों अणुओं से मिलकर बना है, इन तीनों अणुओं का यौगिक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है ये पूछ लिया जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों चीजों से मिलकर बना है क्या? कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के अनुपात की कि कितना क्या चीज रहेगा, तो देखो अभी हमने क्या बोला, कार्बन क्या है? कार्बन को हम किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं। कार्बन को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कार्बन को किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं। और जो वाटर का होता है वो क्या फॉर्मूला होता है? H2O। ठीक है, अब इस हिसाब से हमें अनुपात निकालना है। तो एक कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें ग्लूकोज की कार्बन कितना रहेगा? 1। हाइड्रोजन के अणु कितने रहेंगे? डबल रहेंगे, 2 रहेंगे, 2। और ऑक्सीजन का कितना रहेगा? 1। तो इसका जो अनुपात निकलेगा वो हम इसके फॉर्मूले के हिसाब से निकाल सकते हैं। क्या बन जाएगा? 1:2:1। 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ठीक है, एक कार्बन चाहिए होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे उसके अंदर और एक क्या होगी वहां पे? ऑक्सीजन रहेगी। अब इसकी जो यौगिकों की उपस्थिति है इसके आधार पर हम क्या बनाएंगे? इसका फॉर्मूला बनाएंगे। अब यहाँ पर हम कार्बन की संख्या कितनी भी ले सकते हैं, 1 2 4 6 8 10, जितनी भी अपने चाहे उस हिसाब से ले सकते हैं कि हम कौन सी यूनिट ले रहे, कौन सी इकाई ले रहे, उस हिसाब से हम कार्बन की संख्या कोई भी लिख सकते। तो कोई भी संख्या हमें नहीं दे रखी तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? n लिखते हैं। तो कार्बन की जगह हो जाएगा Cn। अब हाइड्रोजन है उसके साथ 2 तो आएगा ही, अब 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? इस n से मल्टीप्लाई होगा। 2 है वो किससे गुणा किया जाएगा? n से गुणा किया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के अणु है वो कार्बन और ऑक्सीजन से डबल होने चाहिए। अभी समझाऊंगी कैसे होने चाहिए। और ऑक्सीजन का रहेगा n, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2nOn। यहां तक आया समझ? फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये फॉर्मूला चलो दे दिया, मान लो हमें ग्लूकोज, जो ग्लूकोज सकरा, नॉर्मल सकरा होती है वही बनानी है। तो उसमें क्या करते हैं हम? कार्बन के 6 मॉलिक्यूल लेते हैं, कार्बन के 6 अणु ले लिए। ठीक है, हाइड्रोजन कितना होगा?
2n लिखा है तो 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 और ऑक्सीजन क्या रहेगी 6 रहेगी। तो फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की कोई भी आपको यूनिट बनानी है, आपको नंबर दे दिया, मान लो कार्बन का नंबर दे दिया कि भाई कार्बन की संख्या 6 है या कार्बन की संख्या 12 है या कार्बन की संख्या 24 है, उस हिसाब से आपको क्या करना है हाइड्रोजन को डबल कर देना और ऑक्सीजन वो हमेशा किसके बराबर रहेगी कार्बन के बराबर रहेगी। अगर पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट किसका यौगिक है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन का ये यौगिक का अनुपात पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा 1:2:1 इसका अनुपात हो जाएगा। फॉर्मूला आपको बता दिया गया CnH2nOn ये क्या रहेगा इसका फॉर्मूला रहेगा। n यहाँ पे किस चीज को दर्शा रहा है n दर्शा रहा है यहाँ पे किसको कि कितनी संख्या हम ले रहे हैं, कार्बन की कितनी संख्या हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन की कितनी संख्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन की कितनी संख्या ले रहे हैं, उस चीज को ये यहाँ पर दर्शाता है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पे कि भाई कार्बोहाइड्रेट है उसको इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेते हैं तो उसे कितनी एनर्जी मिलती है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी सबसे छोटी इकाई, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है ग्लूकोज। अब चले जाओ पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र में हमने कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया था कौन से एंजाइम की सहायता से, अमाइलेज एंजाइम की सहायता से। कहां पर छोटी आंत में, अमाइलेज एंजाइम की सहायता से छोटी आंत में क्या किया था हमने कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया था और उसको किस में तोड़ा था ग्लूकोज में तोड़ा था। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी हमारे पास ग्लूकोज हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर बात करें कि हमें कार्बोहाइड्रेट काम क्या करता है ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट है वो हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। हम खाना खा रहे हैं, अपना जो अनाज होता है आलू हो गए इन सब में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें क्या करता है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो अगर हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया है तो हमें इस 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, तो हमें मिलती है 4 किलो कैलोरी एनर्जी। 4 किलो कैलोरी एनर्जी है वो प्राप्त होती है किससे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। आपसे पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है उससे आपको कितनी एनर्जी प्राप्त हो रही है, तो कितनी एनर्जी प्राप्त होगी 4 किलो कैलोरी एनर्जी है वो प्राप्त होती है किससे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताई गई है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है वो हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो प्रदान करेगा। नेक्स्ट है फिर जो कार्बोहाइड्रेट है इसको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया, इसके अलग अलग टाइप बना दिए, अलग अलग प्रकार है वो यहाँ पे हमें दे दिए गए कि कौन सा प्रकार है वो क्या काम करेगा कैसे काम करेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। कितनी ग्लूकोज की यूनिट इसमें जुड़ेगी, कितनी स्मॉलेस्ट यूनिट वो जुड़ेंगी और फिर वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगी। तो इस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। कितनी श्रेणियों में विभाजित कर दिया 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है, 3 श्रेणियों में विभाजित इसको कर दिया गया है। मोनोसेक्राइड में सिर्फ एक यूनिट रहेगी, किसकी, जो सकरा होती है ग्लूकोज होता है उसकी सिर्फ एक यूनिट है वो यहाँ पे हमारे पास रहेगी। ओलिगोसेक्राइड में 2 से 10 यूनिट है वो जुड़ सकती है, मतलब एक ग्लूकोज जुड़ा उसके साथ दूसरा जुड़ा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, मतलब 2 से ज्यादा कितनी भी यूनिट उसके अंदर, कितनी भी इकाई उसके अंदर जुड़ सकती है। और पॉलीसेक्राइड के अंदर 11 से लेकर इन्फिनिटी तक जो मतलब 1000, 2000, मिलियन, 10 मिलियन जितनी भी इकाई हमें जोड़नी है
वो यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। 11 से लेकर जितनी भी आगे हमें इकाई जोड़नी, लाख में जोड़ने, करोड़ में जोड़ने, जितनी भी जोड़नी है उतनी हम इकाई जोड़ सकते हैं। अब मोनोसेक्राइड जो सिर्फ एक ही यूनिट से बने हुए हैं वो कौन कौन से अपने पास रहेंगे, तो वो रहेंगे कौन कौन से, वो कौन कौन से रहेंगे अपने पास, ग्लूकोज, राइबोज और फ्रक्टोज। ये सारे के सारे क्या है, मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज ये सारे के सारे क्या है, मोनोसेक्राइड। इनके अंदर एक एक यूनिट ही किसकी पाई जाती है, एक एक यूनिट ग्लूकोज की, शर्करा की इसके अंदर पाई जाती है। और ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो इसमें रहेगा ग्लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। ग्लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज ये किसके अंदर पाए जाएंगे, ओलिगोसेक्राइड में। इसमें 2 से ज्यादा यूनिट्स रहेंगी लेकिन 10 तक ही रहेंगी, 10 से ज्यादा यूनिट्स है वो इसके अंदर नहीं जुड़ पाती है। तो 2 से 10 तक जो यूनिट जुड़ी हुई है किसके अंदर, ओलिगोसेक्राइड में। ओलिगोसेक्राइड को डाइसेक्राइड भी बोला जाता है, ये चीज भी ध्यान रखना। पॉलीसेक्राइड है, इसके अंदर कौन कौन से रहेंगे, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन और ग्लाइकोजन। ये सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस प्रकार के हैं, सारे के सारे पॉलीसेक्राइड। इनके अंदर इन्फिनिटी यूनिट्स है वो जुड़ी रहेंगी, मतलब जिनकी हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी सारी यूनिट्स है वो इनके अंदर जुड़ी रहती है। जो ग्लूकोज की इकाई है वो इतनी सारी इसमें जुड़ी रहती है जिनको हम गिन भी नहीं सकते, काउंट भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या क्या आ गया, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, पॉलीसेक्राइड के। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं यहाँ से कि मान लो आपको दे दिया फ्रक्टोज, भाई फ्रक्टोज है वो किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है। तो आपको क्या बताना होगा, जो फ्रक्टोज है वो क्या है, मोनोसेक्राइड है। या फिर आपको दे दिया सुक्रोज है वो किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो किस प्रकार का है, ओलिगोसेक्राइड है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकते। फिर नेक्स्ट चलते हैं इनकी 1 बाय 1 डिटेल पढ़ने की। ग्लूकोज है वो कहाँ पाया जाता है, या फिर फ्रक्टोज है वो कहाँ पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले अपने पास देखो फ्रक्टोज का दे रखा है। फ्रक्टोज है वो प्राकृतिक रूप से, फ्रक्टोज है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। किस में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। फलों में जो मिठास होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट की वजह से होती है। तो अगर पूछ लिया जाए फलों के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो कौन सा रहेगा, फ्रक्टोज पाया जाता है। उनमें मिठास है वो किसकी वजह से है, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट की। या फिर पूछ लिया जाए प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा रहेगा, फ्रक्टोज रहेगा। फिर उसके बाद बात करें कि दूध के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूध के अंदर लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है वो पाया जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। या फिर ये पूछ लिया जाए लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। फ्रक्टोज फलों में, लैक्टोज है वो दूध में। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने पास, नेक्स्ट है सेलुलोज के बारे में कि सेलुलोज है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये 1-2 बार एग्जाम में भी आया, एनटीपीसी वाले एग्जाम में आया था कि प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन सा कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक पूछ लिया तो वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सेल्यूलोज। प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पूछ लिया जाए या प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक पूछ लिया जाए तो क्या आएगा उसके अंदर, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है वो प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा पाया जाता है। या फिर अगर आपसे पूछता है कि प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा, सेल्यूलोज होगा। फिर उसके बाद
जो सेलुलोज है वो आप लोगों को कोशिका मैंने पढ़ा दी है, जो फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी वो कोशिका ही थी अपनी। तो जो हमने पढ़ा था कि भाई कोशिका भित्ति, पौधों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो वो कोशिका भित्ति किससे बनी हुई थी? सेलुलोज से बनी हुई थी। कोशिका भित्ति किससे बनी हुई थी? सेलुलोज से बनी हुई थी। तो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से बनी हुई है। तो जो फल और फ्रूट, सॉरी, जो फ्रूट्स होते हैं और जो सब्जियां होती है, जो फल और सब्जियां होते हैं, इनका भारी आवरण होता है, इनका मतलब जो छिलका होता है वो भी किससे बना होगा? सेलुलोज से ही बना होगा, क्योंकि हर चीज के बाहर क्या है? कोशिका भित्ति है। फलों के अंदर भी जो छिलका है उसमें भी तो कोशिका भित्ति रहेगी। ये तो है नहीं कि सिर्फ तने तने पे कोशिका भित्ति है। तो फलों और सब्जियों के छिलके में भी क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। अब हमें ये चीज बतानी है, ये तो ठीक है कि भाई फल छिलके में पाया जा रहा है, सब्जी के छिलके में भी पाया जा रहा है, लेकिन हमें बताना क्या है यहाँ पे कि कौन से के छिलके में कम सेलुलोज पाया जाता है और कौन से के छिलके में ज्यादा सेलुलोज पाया जाता है। तो जो फलों के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के जो पील्स होंगे, फलों के छिलके होंगे, उनमें कम सेलुलोज पाया जाता है, और सब्जी के छिलके में क्या? ज्यादा सेलुलोज पाया जाता है। फल के छिलके में कम सेलुलोज पाया जाएगा, सब्जी के छिलके में ज्यादा सेलुलोज पाया जाएगा। प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा? सेलुलोज होगा। सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा? सेलुलोज होगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एनटीपीसी में भी अभी जो एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो अच्छे से कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से करना। नेक्स्ट है अपने पास स्टार्च। जो स्टार्च है, पौधे के अंदर, पौधा भी खाना बनाता है, पौधा खाना बनाता है। अब ये तो है नहीं कि जितना बनाया उसको सबको खा लिया उसने, सबको यूज कर लिया, ऐसा तो होता नहीं है, सारे के सारे को तो यूज नहीं कर पाता है। जो एक्स्ट्रा फूड उसमें बन जाता है, तो प्लांट अपने उस एक्स्ट्रा फूड को किसके रूप में स्टोर करता है? स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। पौधा कार्बोहाइड्रेटिक रूप में जो फूड उसके अंदर बच गया, वो किसके रूप में स्टोर होगा? स्टार्च के रूप में उसके अंदर स्टोर होता है। अगर पूछा जाए कि मानव के अंदर सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो स्टार्च। हम जो पेड़ पौधों से या फ्रूट्स वगैरह जो भी चीजें हम खा रहे हैं, मतलब पेड़ पौधों से जो भी भोजन हमें मिल रहा है, उसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट कौन से कार्बोहाइड्रेट की होती है? वो होती है स्टार्च की। कौन से कार्बोहाइड्रेट की होगी? स्टार्च की होती है। तो हम ये चीज यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि मानव द्वारा लिए गए भोजन में सबसे अधिक प्रयोग कौन सा होता है? स्टार्च है, उसका प्रयोग किया जाता है। स्टार्च है, उसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। पौधों में भोजन किस रूप में स्टोर होता है? स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। मानव भोजन में सबसे ज्यादा कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करता है? तो स्टार्च का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है अपने पास काइटिन। जितने भी कीट होते हैं, जितने भी कीट होते हैं या फिर कवक, जो फफूंदी जिसको हम बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है या कीट है, उनका भारी आवरण है, वो किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। काइटिन क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और कवक और जो कीट होते हैं, इनका भारी आवरण किससे बना होता है? जो काइटिन कार्बोहाइड्रेट है उससे बना होता है। काइटिन और कैरेटिन दोनों अलग अलग है। काइटिन कार्बोहाइड्रेट है, कैरेटिन क्या है? प्रोटीन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी, काइटिन में कैरेटिन घुसा दो और कैरेटिन में काइटिन घुसा दो। काइटिन कार्बोहाइड्रेट है और कैरेटिन है वो प्रोटीन है। काइटिन किस में पाया जाएगा? कवक में, और कीट है उनमें पाया जाता है। कैरेटिन आगे पढ़ाऊंगी प्रोटीन में, कि जो हमारे बाल है, नाखून है, इनमें पाया जाता है। जो जानवर होते हैं उनके सींग और खुर, उनके अंदर कैरेटिन पाया जाता है। तो ये चीज याद रखना, ये काइटिन है, कैरेटिन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो कीट होते हैं उनकी कोशिका भित्ति, भारी आवरण किससे बना होगा? काइटिन प्रोटीन, सॉरी, काइटिन कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। काइटिन कार्बोहाइड्रेट से उनकी भारी परत, और जो कवक होती है
उसकी कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। नेक्स्ट चलते हैं, जो मानव शरीर है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है, स्टोर होता है। ये तो है नहीं कि हमने जितना खाना खाया है हमारा शरीर उस पूरे के पूरे को यूज कर लेता है, ऐसा तो होता नहीं है। उसमें से कुछ चीजें हैं वो बच जाती है, मतलब उसको स्टोर कर लेता है, पूरा का पूरा यूज नहीं हो कर पाती है हमारी बॉडी। तो जो कार्बोहाइड्रेट बच गया, जो कार्बोहाइड्रेट है वो बच जाता है, कार्बोहाइड्रेट है वो बच जाता है, तो वो कहाँ स्टोर होता है, हमारा जो यकृत होता है उसमें स्टोर होता है। और किस रूप में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ स्टोर होगा, यकृत में स्टोर होगा। और किस रूप में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, सबसे मीठा प्राकृतिक रूप से कौन सा था, फ्रक्टोज था। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कृत्रिम रूप से सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, तो वो होता है सैचेरिन। सैचेरिन है ये कृत्रिम रूप से पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। ये अपना हो गया किसके बारे में, पूरा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसमें एक चीज बच गई अपने पास में, क्या बच गया, जो अपना अपना जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज, जो सुक्रोज होता है ये किस प्रकार का था, जो अपना ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है उसकी फॉर्म थी। और किस में पाया जाता है, ये जो गन्ना होता है या फिर शुगर होती है उसमें पाया जाता है। और इसको कहा क्या जाता है, टेबल शुगर। क्या कहा जाता है, टेबल शुगर। किस में पाया जाएगा, गन्ना, गन्ना होता है उसमें पाया जाता है। और गन्ने से बने जितने भी उत्पाद है, चाहे वो गुड़ है चाहे फिर वो शुगर है, गुड़, चीनी, शक्कर, इन सब में क्या पाया जाएगा अपने पास, इन सब के अंदर पाया जाएगा अपने पास सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है वो पाया जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, जो अपने पास टेबल शुगर के नाम से जाना जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सुक्रोज है। या फिर पूछ ले चीनी में या गुड़ में या शक्कर में या फिर गन्ने से बने किसी उत्पाद में या गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वो कौन सा होगा, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ पर पाया जाता है। फिर ये अपना कार्बोहाइड्रेट का पूरा हो गया कि कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया। कितनी एनर्जी प्रदान करता है, कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया, कौन सा कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, वो चीजें हमने पढ़ ली है। अब हमें पढ़ना है वसा के बारे में। जो वसा है ये क्या होता है, किस काम आता है, कितनी एनर्जी प्रदान करता है, कितनी श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है, अब ये देखते हैं। तो वसा है, इसको हम, जो वसा क्या काम करेगा, वसा जब हम उपवास वगैरह रखते हैं, जब हम उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, उस टाइम क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। वसा जब हम उपवास रखते हैं या व्रत रखते हैं उस टाइम हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट में कितना हो रहा था, 4 किलो कैलोरी, और इसमें कितना हो रहा है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो हमें प्रदान करता है। विटामिन है उनको घोलने में सहायक होता है, वसा है विटामिन को घोलने में सहायक होता है। कौन कौन से विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, इन सब को घोलने में सहायक होता है कौन, वसा, ए डी ई के। ये आगे विटामिन में भी पढ़ाऊंगी, वसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील, तो वहां पर भी आएगा। यहाँ पर भी देख लो कि वसा है वो विटामिन को घोलने में
सहायक होता है। और क्या करता है वसा है, वो ऊष्मा का कुचालक होता है, शरीर की ऊर्जा को, शरीर की जो ऊष्मा है उसको बाहर नहीं निकलने देता। ये चीज तो आपने सुनी होगी कि मोटे लोग हैं उनको कम सर्दी लगती है, पतले लोगों को ज्यादा सर्दी लगती है। ऐसा क्यों होता है? मोटे लोगों में त्वचा है, इसके नीचे एडिपोज ऊतक पाया जाता है, और उस एडिपोज ऊतक में क्या जमा होता है? वसा जमा होता है। अब वसा है वो उनकी शरीर की उष्मा को बाहर ही नहीं निकलने दे रहा, उनका शरीर है उसकी उष्मा एज इट इज मेंटेन है, उसकी जो हीट है वो एज इट इज मेंटेन है, शरीर से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उनको कम सर्दी लगती है। पतले लोगों के अंदर फैट की जो लेयर है, वसा की जो परत है वो क्या रहेगी? पतली रहेगी, उष्मा धीरे धीरे बाहर निकलेगी, उनको ज्यादा सर्दी लगेगी। तो वसा है उष्मा का कुचालक है, शरीर के तापमान को क्या करता है? ये नियंत्रित करने का काम करता है। क्या क्या काम कर रहा है वसा? ऊर्जा प्रदान कर रहा है, किस समय? उपवास के समय। विटामिनों को घोलने में सहायक है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। 1 ग्राम वसा में हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 9 किलो कैलोरी एनर्जी है वो हमें प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि जो वसा है वो कहाँ पर स्टोर रहेगा और इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वसा इसकी सबसे छोटी इकाई फैटी एसिड या फिर वशीय अम्ल। वसा की सबसे छोटी इकाई क्या रहेगी? वशीय अम्ल। अब आप लोग चले जाओ फिर से पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में हमने वसा को क्या किया था? पाचित किया था। कौन से एंजाइम की सहायता से? कौन सा एंजाइम था? लाइपेज एंजाइम था। लाइपेज एंजाइम की सहायता से हमने वसा को पाचित किया था। और किस चीज में टूटा था वसा? वशीय अम्ल में। तो वसा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वशीय अम्ल या फिर फैटी एसिड भी इसको हम बोलते हैं। वसा है वो कहां पर संग्रहित रहेगा? वसा है वो वसा त्वचा की परत के नीचे वसा ऊतक या फिर एडिपोज ऊतक, वसा ऊतक या फिर इसको एडिपोज ऊतक बोला जाता है। यहाँ पर क्या रहता है? अपना फैट है वो स्टोर्ड रहती है, वसा है वो स्टोर रहती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था लास्ट एसएससी एग्जाम था उसके अंदर कि वसा है वो किस कौन से ऊतक में स्टोर रहता है, तो कौन से में? एडिपोज ऊतक या फिर वसा ऊतक, उसके अंदर हम बता सकते हैं। फिर इसको अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया। वसा है इसको अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी श्रेणियां रहेंगी? तो वसा है इसकी 2 श्रेणियां हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। 2 अलग अलग श्रेणियां। संतृप्त वसा है ये कहाँ से प्राप्त रहेगा? पौधों से, जानवरों से मिलता है हमें। और किस रूप में? जो सामान्य तापमान होता है, रूम टेम्परेचर होता है जो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, उसमें जो संतृप्त वसा है ये किस अवस्था में मिलेगा? ठोस अवस्था में या ठोस रूप में मौजूद होता है। जैसे कि घी हो गया, ये किस में मिलता है? ठोस अवस्था में हमें पाया जाता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर। किससे प्राप्त होता है? जानवरों से हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, एक अपवाद है। नारियल का तेल है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर किस अवस्था में मिलता है? ठोस अवस्था में मिलता है, लेकिन वो प्राप्त किससे होता है? पौधों से। बाकी सारे के सारे संतृप्त वसा हमें कहाँ से मिल रहे हैं? जानवरों से मिल रहे हैं। लेकिन जो अपने पास में नारियल का तेल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, ये मिल तो पौधे से रहा है, लेकिन पाए किस? सामान्य तापमान में किस अवस्था में पाया जाएगा? ठोस अवस्था में। तो ये चीज ध्यान रखना कि कई बार पूछ लिया जाता है नारियल का तेल किस प्रकार का वसा है, तो किस प्रकार में आएगा? संतृप्त वसा में ये इंक्लूड होता है। नेक्स्ट जो श्रेणी है वो क्या है इसकी? असंतृप्त वसा। नेक्स्ट है वो है असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा है ये किससे प्राप्त होगा? पौधों से प्राप्त होगा। जो सामान्य तापमान होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है, उसमें ये द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव्य रूप में ये उपस्थित रहेगा। सामान्य तापमान में पौधों से प्राप्त होता है। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल केस है, एक अपवाद है। मछली का तेल, जो मछली का तेल होता है वो
प्राप्त तो किससे हो रहा है? मछली क्या एक जंतु है, प्राप्त तो एक जंतु से हो रहा है, लेकिन पाया किस रूप में जाता है? तरल रूप में पाया जाता है। जो मछली का तेल ओमेगा ए3 कैप्सूल भी मिल जाते हैं और वैसे भी ये मिल जाता है। तो ओमेगा ए3 जो ऑयल है, मछली का तेल है, ये पाया तो एक जंतु से जा रहा है, लेकिन काउंट किस में होता है? असंतृप्त वसा में ये काउंट होता है हमारे पास में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आज की जो अपनी क्लास थी इसमें हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली है? कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हमें प्रोटीन्स और विटामिन के बारे में पढ़ना है कि प्रोटीन है वो कहाँ कहाँ किस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, किस लिए वो यूजफुल होता है। सेम विटामिन के बारे में, विटामिन का साइंटिफिक नाम क्या है, उसकी कमी से कौन सा रोग होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।